नमस्कार, आपका स्वागत है बाइनोकुलर्स न्यूज चैनल में और मैं हूं ऋषि त्यागी आपके साथ। आज की हमारी खास पेशकश मेरठ के मंच में हमारा आज का मुद्दा है राजनीति धर्म की। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं तरुण गुप्ता जी, प्रांत संयोजक विश्व हिंदू परिषद, मोहम्मद अब्बास, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी, डॉक्टर अतुल कृष्ण, सुभारती यूनिवर्सिटी फाउंडर, कारी शफीकुर रहमान कासमी, शहरकारी मेरठ, सचिन सिरोही, अध्यक्ष हिंदुत्व की आवाज़, डॉक्टर जरार हुसैन रिजवी, एसोसिएट प्रोफेसर, अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज। आप सभी को अपनी बात कहने के लिए 40 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। 40 सेकंड पूरे होने पर माइक की आवाज़ बंद कर दी जाएगी। सबसे पहला सवाल तरुण गुप्ता जी से। सर, हाल ही में मोहन भागवत जी का एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये बयान जो है हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में एक विवाद पैदा कर सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, परमादरणीय मोहन भागवत जी के मुखारबिंद से यदि कुछ निकला है तो उसके कुछ मायने हैं, और उस बयान को जो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, अभी मैंने सुना कि राहुल जी ने उस पर कुछ कटाक्ष किया। उन्होंने सबके लिए कहा, किसी एक धर्म के लिए नहीं कहा। उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए खाली नहीं कहा, उन्होंने हाथ के हाथ कहा कि ये हिंदू के लिए भी है। स्वयं को इतना बड़ा मान लेना कि मुझसे बड़ा कुछ नहीं है, अब इस धरती पर केवल मेरा ही राज चलेगा, ऐसी भावना का अपने मन से त्याग हम सबको करना पड़ेगा। हम सबको मिलजुल कर इस धरती पर रहना पड़ेगा, इस भारत में रहना पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति अपने मन में ऐसा भाव रखता है कि मैं इस धरती पर, इस भारत में केवल अकेला रहूंगा, मेरा समुदाय अकेला रहेगा, तो निश्चित तौर पर केवल आदरणीय मोहन भागवत जी नहीं, हम सभी लोगों को ऐसे व्यक्ति की मानसिकता का जवाब अवश्य देना चाहिए। जी मोहम्मद अब्बास जी, इस बयान के ऊपर हम आपकी राय भी जरूर जानना चाहेंगे। यहां उपस्थित सभी को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा, उन्होंने आज कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान ने 1947 में तय किया था कि हम धर्म के नाम के किसी मुल्क को नहीं जाएंगे, और वोट कास्ट किया कांग्रेस को और इस मुल्क में रहने का फैसला किया। वहां नेता हमें अपना नहीं चुना था, हमने जिन्ना की जगह गांधी को चुना, नेहरू को चुना, और संविधान के वादे के साथ चुना कि हमें इस मुल्क में बराबर का न्याय मिलेगा जी। लेकिन जो लोग आजादी की लड़ाई के विरोध में थे, अब वो आज सब कुछ ठेकेदार है। राम राज का मतलब यह होता है कि समाजवादी व्यवस्था ऐसी हो कि कोई व्यक्ति उस राम राज में परेशान ना हो। लेकिन यह कैसा राम राज है कि 8 साल के राम राज में इस देश की संपत्ति, नौजवानों को मुखातिब करूंगा, 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है। बेरोजगारी बढ़ गई है। यह पूंजीवादी रामराज की तरफ बढ़ रहा है, हमें समाजवादी रामराज चाहिए। धन्यवाद। और ये सब कुछ 7 साल वो हुआ। जी जी जी। अगला सवाल सचिन जी आपसे। एक बयान मोदी जी ने भी दिया है पसमानदा वर्ग को लेकर। इस पर मुस्लिम वर्ग के ही, अशरफ वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये वोट बैंक की राजनीति अपनाई है बीजेपी ने इसकी बात, तो ये किस हद तक सही है? सबसे पहले तो भारत माता की जय, और उसके बाद मैं अपनी बात को 40 सेकंड के अंदर ही खत्म करूंगा कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उचित पद है, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कही होगी, और सभी धर्मों का आदर देश के प्रधानमंत्री करते हैं। आप बताइए किस धर्म का आदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया है? और उसके अलावा जिस तरीके से वो एक भाजपा से भी जो है पिछला नाता जुड़ा हुआ है, एक राजनीतिक उससे भी है, तो अगर उन्होंने ये बात सभी धर्मों को जोड़ने के लिए अगर कह दी कि भाई चलो मुस्लिम वर्ग में भी एक पसंदीदा जो वर्ग, भाई अलग अलग जातियां हर धर्म में होती हैं, हिंदू में भी होती हैं, मुस्लिम में भी होती हैं, तो अगर उन जातियों को साधने के लिए कि वो लोग भी भाजपा के साथ आए, वो लोग भी राष्ट्र के निर्माण में जो सहयोग करें, तो मैं नहीं मानता कोई भी गलत बात उन्होंने करी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। कासमी जी, इसी बात के ऊपर हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, न इस पर किसी की कोई शिकायत है जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हमारे लिए या मुसलमान जो पसमानदा हैं
उनके लिए कोई पेशकश कर रहे हैं जी। तो हमें इसे ऑब्जेक्शन उठाने की कोई बात ही नहीं है। अब ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो, या कैसी राजनीति कर रहे हैं तो वो जाने कहने वाले। लेकिन हम ये समझते हैं कि पसमानदा किसी भी बिरादरी का, किसी भी जात का अगर है तो बहरहाल उसकी जरूरत का ख्याल अगर पराई मिनिस्टर साहब कर रहे हैं तो हम तो शुक्रगुजार हैं इस पर। कम से कम उनको ख्याल तो आया, चाहे वो पसमानदा मुसलमानों के आया। अगला सवाल अतुल जी आपसे। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये बनता है कि आपने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया? जय हिंद। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने कोई धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि आपका मतलब मैं समझ गया कि आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदू था पहले, अब मैं बौद्ध हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू का शब्द एक बहुत विराट शब्द है। हिंदू के अंदर भगवान को मानने वाला या ना मानने वाला, एक ईश्वर को मानने वाला या अनेक ईश्वर को मानने वाला, साकार ईश्वर को मानने वाला, निराकार ईश्वर को मानने वाला, सभी हिंदू हैं। हिंदुओं में अगर आप देखें तो पहले षट दर्शन थे। उन षट दर्शनों में आप देखिए न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये 6 थे। उसके बाद 3 दर्शन इसमें आप और जोड़ दीजिए, मुख्य रूप से जैन, चारवाक और बौद्ध, और फिर उसके बाद सिख दर्शन भी जुड़ गया। ये सारे के सारे जो हिंदू शब्द के अंदर आते हैं। मैं पहले एक मत को मानता था जिसमें जाति और वर्ण व्यवस्था थी, मैं अब उस मत को मानता हूं जिसमें जाति और वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। तो ये अंतर है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं उस मत से मैंने अपने आप को मतांतरित कर लिया, उस मत के अंदर जिसमें कि जाति और वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, जिसमें आदमी ईश्वर के आधार पर, भरोसे के ऊपर कहता कि मुझे कुछ मिलेगा, बल्कि स्वयं अपने श्रम से हासिल करना चाहता है। तो ये बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध मत है, लेकिन ये विराट हिंदू शब्द के अंदर ही आता है। जी धन्यवाद साहब। अगला सवाल आपसे। हमने ये देखा है कि एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी लैक कर रही है। हम देखते हैं 71% हिंदू वुमेन आज की डेट में एजुकेटेड कहलाई जा रही हैं, और वहीं यही ग्राफ अगर हम मुस्लिम्स में देखें तो सिर्फ 51% है। तो ये 20% का गैप, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या खुद मुस्लिम वर्ग? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहैसियत मुस्लिम, जो आपने कहा कि परसेंटेज मुसलमानों की बहुत कम हो गई है तालीम में, तो जिस मजहब की शुरुआत ही लफ्ज इकरा से हुई हो, पढ़ो, सबसे पहली जो वही आई है प्रोफेट मोहम्मद पे, वो आई है कि पढ़ो, तो वो आज के हालात में अगर वो तालीम के अंदर पिछड़ गई है तो उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। जी, पहली, मैं मानता हूं कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि मुस्लिम वुमेन को आज़ादी हासिल नहीं है तालीम के लिए। अगर हम हिंदुस्तान की में देखें तो अभी चंद वाकयात हुए हैं। परसों ही का वाकया मुरादाबाद का है। हिंदू कॉलेज ने मुसलमान तालिबात को अंदर घुसने से रोका चूंकि वो हिजाब में थी। अब मुस्लिम तालिबा अगर या तो अपने हिजाब को छोड़े या तालीम हासिल करे, उसके लिए एक मसला पैदा हो गया। ऐसे हालात अगर औरतों के साथ हम लोग पैदा करेंगे, भाई आप अपनी कॉलेज की एड्रेस बनाइए, कोई एतराज नहीं इससे, लेकिन अगर कोई एक नंगा तो रह सकता है लेकिन पर्दे में नहीं रह सकता, ये कहां का इंसाफ है? तो हम खुद ऐसी तालीम में बाधा बन रहे हैं इन बच्चियों के लिए, इस पर सोचना चाहिए। अतुल जी, आप खुद एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं एजुकेशन का, हम आपसे इसका जवाब लेना चाहेंगे कि ये बात कहां तक सही है कि हिजाब को कॉलेजेस में अलाउ करना चाहिए? देखिए, ये पहले समझना पड़ेगा कि एक शब्द होता है हिजाब जी, एक शब्द होता है नकाब जी। अगर आप नकाब की बात करते हैं तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि नकाब पहनकर कोई कॉलेज में नहीं आ सकता। लेकिन जहां तक हिजाब का सवाल है, तो क्या हम जानते हैं कि हिजाब क्या होता है? हिजाब वो होता है कि जिसमें अपने सिर को और गर्दन को और कंधों को ढका जाता है, मुंह पूरा का पूरा दिखाई देता है। अगर इसमें इस लिबास के अंदर कोई लड़की विद्यालय के अंदर आती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बाकी ड्रेस कोड अपना पूरा फॉलो कर रही है और साथ में उसने हिजाब लगा रखा है जिसमें उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा है। आइडेंटिफिकेशन की कोई समस्या नहीं है, तो हिजाब के ऊपर इतना बवाल होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। जी, तरुण जी, अगला सवाल आपसे। आप खुद गौ रक्षा विभाग से, हम देख रहे हैं कि गाय को लेकर एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि या तो उन्हें काट के खा लो, वरना वो अगर सड़कों पे घूम रही है तो उनका ध्यान रखने वाले कोई नहीं है। तो
बात दोनों ही तरफ की गलत मानी जा रही है। मैं इसमें आपकी राय लेना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कोई ठोस कानून नहीं बनाया है गौ रक्षा को लेकर। इसके लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है? देखिए, जब बात गौरक्षा की हो, चाहे धर्म से संबंधित हो या फिर मानवता से संबंधित हो, बात गौरक्षा की हो तो गाय को मां का दर्जा कुछ विशेष कारणों से दिया गया जी। और वो कारण क्या है वह मेरे ख्याल में सभी लोग जानते होंगे। अलग अलग तरीके से गाय ने हमारा रक्षण संवर्धन किया है और अब समय हमारा है कि हम उस गौमाता का रक्षण और संवर्धन कैसे करें। आज ये जो बेसहारा गायें और गौवंश हमको सड़कों पर दिखाई दे रहा है, इसका विशेष उत्तर प्रदेश में कारण तो यह भी है कि अब कटान पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार की तरफ से। अब से पहले जो प्रतिबंध इतना मजबूती से नहीं लगा हुआ था, वो प्रतिबंध लगने के कारण अब गाय और गौवंश का कटान नहीं हो रहा। जब कटान नहीं हो रहा तो सड़कों पर स्वाभाविक तौर पे दिखाई दे रही है। गलती हमारी ये है कि जिस तरह से बूढ़े माँ बाप जब तक वो हमारे काम के रहे, हमने उन्हें घर पे रखा और जब उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया, हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये वही बैल है जिसने अभी तक अन्नदाता बनकर के हमारी धरती को जोता है, अन्न हमें दिया है। हमने उसको, उस नंदी को घर से बाहर निकाल दिया। आज भी ये समझने की आवश्यकता है कि जिस गौवंश के मृत शरीर की भी 2 लाख रुपए की वैल्यू है, यदि आप धरती में तरीके से उसको समाधि देते हैं तो समाधि से जो खाद बनती है उसकी कीमत 2 लाख रुपए होती है साहब जी। तो इतने कीमती गौवंश को हम सड़कों पर खुला छोड़ रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। अपने माता पिता की तरह हमने उन बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया है। यदि हम उनको पुनः उनका स्थान दें तो इस धरती की गौरव पुनः स्थापित होगा। ये जो धरती का उपजाऊपन खत्म हो रहा है, जिसको लेकर के अभी मृदा संरक्षण को लेकर के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसमें इस आवश्यकता है कि अगर हमारा ये गौवंश हमारे खेतों में, हमारे घरों में, किसान के घर पर बंधा रहेगा तो मिट्टी भी उपजाऊ रहेगी। जी अब्बास जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई की गुप्ता जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन घरों में क्यों रखा जाए? आप उसका सम्मान करें, विशेष गौशाला बनाएं। गौशाला में जितने भी लोग हैं एक एक को गोद ले गाय को, मां को गोद नहीं ले जा सकता। और गाय क्यों? आवारा पशु जो भी, सबका सम्मान होना चाहिए। ईश्वर ने तो सबको समान बनाया है। अब्बास जी, गाय आवारा पशु नहीं है, वो बेसहारा हो सकती है, आवारा नहीं। मेरी बात सुनिए। मैं अखबार जो लिखता है, चैनल थोड़ा लिखता सा है, अंतर है, इसको सुधार कर दीजिए। मैं तो जो भी बेगाना होकर, बेगाना तो कर दिया ना। किस तरह से गौशालाओं में हजारों हजार, जो जिसे नंदी कहें, गौ माता कहें, एक और देवता, उनकी क्या दुर्दशा है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कोई भी मुसलमान गौ को गाय मानने से, को माता मानने से कौन मना कर रहा है? भाई खूब मानो जी। हम कहा, कोई भी नहीं मना करता था। और जो कोई इस बात को कहेगा गौ माता नहीं, वो मूर्ख है। लेकिन उसका सम्मान तो करो। बेच को चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी आती, बेचने वाले कौन है उन पे भी तो उतना ही मुकदमा होना चाहिए ना। कैसे बेच दी? किसी ने गाय, अगर हमारी माता घर से निकल गई तो ऐसी आवारा औलादों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का प्रावधान होना चाहिए। कोड बनाओ, सबके जन्म रजिस्टर रखो, नंबर डालो और देखो किसके हाथ से इसका दूध लेकर किसने इन बच्चों को अनाथ करके, जो हमारे भगवान है उन्हें किसने अनाथ का, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उन पर मुकदमा दर्ज करो। कैसे निकाल दिया करते? जी तरुण जी, इसलिए इस पे टैगिंग शुरू हो गई है। हम सरकार ने इस पे टैगिंग शुरू कर दी है। अब आज जी सरकार ने इस पे टैगिंग शुरू कर दी है और जो येलो टैग था, येलो के साथ साथ रेड टैग भी आ गया। उन पे टैग लगाइए, नंबर डालिए, आधार कार्ड बनाइए और कहीं भी और जिसके घर से निकला हो उसको बाकायदा मुकदमे का प्रावधान कर दीजिए। निश्चित तौर पे जी। सचिन जी, अगला सवाल आपसे। एक नई बात सामने आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए।
ये हमारे संविधान में भी है। ये बात किस हद तक सही है कि इसके बारे में सिर्फ बात होती है लेकिन सरकार कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है? देखिए, कुछ जब से सरकार 14 से बनी है, आप देखिए कितने सारे अब तक जो है काम ऐसे हुए हैं, चाहे उसमें 370 हटी हो, चाहे उसमें देश के अंदर राम मंदिर बनाओ। आप देखिए कि अभी 24 का चुनाव है, कुछ कानून तो अभी जनसंख्या पे भी जो कानून है बहुत जल्दी 24 से पहले आने वाला है, और उसके बाद 24 के बाद कितने कानून इस देश के अंदर आएंगे। हिंदू राष्ट्र का कानून भी बहुत जल्दी, हिंदू राष्ट्र का भी मुद्दा जो है वो समाप्त होने वाला 24 के बाद। और इसके अलावा जो आपने सवाल मुझसे किया है यूनिफॉर्म वाला, तो ये तरीका नहीं है। आज से 20 साल पहले जब स्कूल जाया करते थे तो हम भी जो है ड्रेस में जाते थे। अगर हम जैकेट पहन जाया करते थे सर्दियों में कोट की जगह, तो जैकेट भी हमारी उतरवा ली जाती थी। तो ये कोई तरीका नहीं है। जो तरीका है वो सबके लिए सामान्य है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म की छात्राएं हो, छात्र हो, एक समान रूप से। आज अगर हम यहाँ लोग भी बैठे एक समान, देखिए पीछे बच्चे बैठे हैं, आप देखिए वो सब सामान्य रूप से बैठे हैं। अगर इनमें ही कोई यूनिक बनने का प्रयास करेगा, वो किसी भी धर्म का हो, वो बिल्कुल दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी इस देश के अंदर। कासमी जी, आपकी क्या राय है इस बात पर? हमारे मुल्क में मुख्तलिफ समाज रहते हैं और जिंदगी गुजारने के तौर तरीक सबके अलहदा हैं। मुख्तलिफ तहजीबें हैं हमारे मुल्क में, और इन सब तहजीबों को मिलकर ये मुल्क हिंदुस्तान बना है। बहुत सारी तहजीबों से मिलकर बना है, हजारों तहजीबें हैं यहाँ पर। और एक डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए तो वातवार तरीके बदल जाते हैं, तहजीब बदल जाती है। तो हमें तो कोई शिकायत है नहीं। सरकार अगर ये कदम उठाना चाहती है यकसा सिविल कोड का, तो सरकार उठाकर देखे इस कदम को। ऑब्जेक्शन हमें नहीं है, मुसलमानों को नहीं। ऑब्जेक्शन करने वाले तो इस मुल्क में बसने वाले हजारों कौमें हैं जो निकल के मैदान में आएंगी और ये कहेंगी कि यकसा सिविल कोड सबके लिए बराबर नहीं हो सकता। सबके रस्मो रिवाज अलहदा, मरने जीने की जिंदगी गुजारने के तौर तरीके अलहदा है जी। ये सब एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए बहरहाल सरकार अगर ये कदम उठाना चाहती है तो हमें क्या ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर? सचिन जी, आपकी क्या टिप्पणी? मेरा तो कहने का मतलब केवल इतना है कि जब हमें एक राष्ट्र निर्माण की बात करनी है तो सबको मिलजुल के उस राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना चाहिए। और ये राष्ट्र निर्माण का ही मुद्दा है कि हम अपने देश के अंदर किसी भी तरीके का विवाद पैदा कर रहे हैं, चाहे वो हम अपनी ड्रेस को जो है किसी अलग ड्रेस को, आज तो ये केवल इस ड्रेस का मुद्दा, कल कुछ और मुद्दे आएंगे, कुछ और ड्रेस आएगी, कुछ और आएगा। तो इसलिए सामान्य रूप से रहें, देश में जो भी लोग रहें, जिस भी धर्म के लाए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, बिल्कुल मिलजुल के रहिए और इस तरीके से रहिए जो हमारे देश की मिसाल भी और देशों में दी जाए। अतुल जी, आप खुद एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, आप बताइए अगर आपके ऊपर ये मुसीबत आई तो आप इसका किस तरीके से निवारण करेंगे? देखिए, मैं 3 बात रखूंगा। एक रिलीजियस कोड जी, एक सिविल कोड, एक क्रिमिनल कोड। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि जब हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो सबको परेशानी होती है। हम डिफरेंट लोगों की बात करते हैं कि ये भी इसकी मान्यता ये है, उसकी मान्यता ये है, लेकिन जब हम क्रिमिनल कोड की बात करते हैं तो एक ही क्रिमिनल कोड होगा। देखिए, हमको सोचना पड़ेगा, अगर हमें इस देश को एक रखना है तो कॉमन सिविल कोड और कॉमन क्रिमिनल कोड बहुत जरूरी है, और रिलीजियस कोड अलग अलग होंगे। हमको ये बात समझनी होगी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस कोड, सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड, और क्रिमिनल कोड और सिविल कोड एक साथ रहेंगे। और जहां तक मुस्लिम समाज का सवाल है तो मैं बताना चाहता हूं कि गोवा एक ऐसा प्रदेश है हमारे यहाँ गोवा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है और वहां किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो किसी भी का ये सोचना कि कॉमन सिविल कोड लग जाएगा तो लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो उनको अपने रिलीजन को फॉलो करने की जो उनकी स्वतंत्रता है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो मेरा इसमें स्पष्ट सोचना है कि सिविल कोड और क्रिमिनल कोड कॉमन होने चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और रिलीजियस कोड सबके अपने अपने अलग अलग होने चाहिए। जी, अगला सवाल भी आपसे ही है अतुल जी। हमने देखा है कि अफगानिस्तान में हाल ही में विमेन एजुकेशन के ऊपर बैन लगा दिया है, क्या इसका कुछ असर हम देखते हैं हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा? अफगानिस्तान के बारे में मैं आपको बता दूं कि 6ठी क्लास तक की बच्चियों के लिए वहां पर उन्होंने एजुकेशन को खोल दिया है। पहले उन्होंने सारे में बैन लगाया था, लेकिन अब 6ठी क्लास के जो बच्चे हैं
उनके लिए खोल दिया है। और अफगानिस्तान से हमारे देश से क्या फर्क पड़ना है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ना। हमारे क्लास में सब जागरूकता आ रही है, हमारे देश के अंदर सबको पूरी स्वतंत्रता है, हर तरीके से चाहे किसी भी मजहब का कोई बच्ची हो वो पढ़ सकती है, और जागरूकता आ रही है। ये जागरूकता जो लड़कियों को ना पढ़ाने की है, ये मैं नहीं समझता कि इस्लाम धर्म में भी कोई ऐसी बाध्यता है, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह कि आप वो ज़माना देखिए जब ज्योतिबा फुले ने पहला गर्ल्स स्कूल चलाया था, तो उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनके साथ एक और महिला थी जिन्होंने स्कूल में साथ वो काम किया था, और वो थी फातिमा शेख। वो एक मुस्लिम महिला थी। तो मुस्लिम्स में भी ऐसी कोई रोक नहीं है। तो भारत के ऊपर तो कोई सवाल, अफगानिस्तान के नियमों का भारत के ऊपर कोई सवाल ये असर पड़ेगा, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर सब लोग जागरूक हैं, और धीरे धीरे गरीबी की वजह से जो परेशानियां रही हैं, या जो कुछ मैं मानता हूँ, इस बात को भी मानता हूँ कि जो कुछ धर्म के ठेकेदार अपने आप को बना लेते हैं, जो वास्तविक रूप से नहीं होते लेकिन अपने आप को बना लेते हैं सो मोटो, वो जरूर दिक्कत पैदा करते हैं। उसके लिए हमारे बीच में शहर काजी साहब जैसे विद्वान लोग हैं, ये सब लोगों की भ्रमों को दूर कर रहे हैं, और धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। यहाँ भी मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई की परसेंटेज बढ़ रही है लगातार। रिजवी साहब, इसके लिए जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि जैसे अभी अतुल जी ने बताया कि 6ठी क्लास तक के लिए विमेन को एजुकेशन अलाउड है अफगानिस्तान में, तो क्या ये एजुकेशन सिर्फ 6ठी क्लास तक सीमित रहना चाहिए? उसके आगे क्या विमेन को एजुकेशन की एक्सेप्टेंस नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, ये तो कोई नासमझ से नासमझ आदमी भी नहीं मानेगा कि औरतों को तालीम नहीं हासिल करनी चाहिए। जिस घर में एक बच्ची पढ़ी लिखी होती है, वो सिर्फ अकेली नहीं बल्कि उसका नस्लों पे फर्क पड़ता है। हर इंसान जानता है इस बात को। रहा मजहब से ताल्लुक, मैं मानता हूं कि प्रोफेट मोहम्मद की जो जोजा थी हज़रत आयशा, सबसे ज्यादा सहाबा ने नॉलेज उनसे ली है। प्रोफेट के बाद सबसे ज्यादा हदीसें उनसे हैं रिवायत। तो हमारे यहां तो शुरुआत से ही औरतों से नॉलेज का भंडार रही हैं औरतें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो जनरल परसेप्शन बना दिया गया है कि इस्लाम में औरतों को तालीम पे मना है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमारे अतुल जी ने माशाल्लाह से मेडिकल कॉलेज और यहाँ नर्सिंग कॉलेज और दूसरे कॉलेजेस जो बनाए हैं, जो जंग का जमाना होता था तो सबसे ज्यादा अनसेफ होता है, और उस जमाने की जो जंगें हुआ करती थी वहां तो औरतों पे भी कब्जा होता था। हकीकत है, जो सबसे ज्यादा अनसेफ जगह थी वहां हमारे जो सहाबा थे, जो उनकी जोजात थी या औरतें थी, वो नर्सिंग का काम किया करती थी, मरहम पट्टी किया करती थी। तो मैं कहता हूं कि इससे हमें पता चलता है कि मेडिकल एजुकेशन, आप जो कह रहे हैं कि 6th क्लास तक की एजुकेशन, मैं तो कह रहा हूं मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, हर डिपार्टमेंट में औरतों को आगे आना चाहिए, और इसमें मजहब कोई बाध्य नहीं बनता। मैं अलीगढ़ में रहता हूं, हमारी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ हमारे कॉलेज में लड़कियां पर्दे के साथ MS कर रही हैं जनरल सर्जरी से। कोई दिक्कत नहीं है उन्हें किसी भी तरह की। जनरल परसेप्शन ये कि आदमी नहीं कर सकता। रही जहां तक सवाल ड्रेस कोड की, अतुल जी ने बात की, बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये हवाई चलाई जाती है कि साहब वहां ऐसा हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ लोग हमारे दरमियान से, मुस्लिम के दरमियान से उठेंगे, वो कहेंगे देखो भाई अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो बेपर्दा हो जाएंगे। तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा हमें उठाना पड़ता है भाई। इस तरह की बातें जब आती हैं, आपने एक शेषा छोड़ दिया, लेकिन हमारी बच्चियों को वैसे हालात दूसरे हैं हमारे। तो क्या ये सोच आपको खुद बदलने की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत है। मैं तो खुद कह रहा हूं इस बात को, ये सोच बदलने की जरूरत है, लेकिन हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक वाकया नागपुर में हो जाएगा, एक वाकया महाराष्ट्र में हो जाएगा, फिर बहस दूसरी शुरू हो जाती है। हमें तो खुद इससे परेशानी है। तरुण जी, अगला सवाल आपसे। हाल ही में एक फिल्म का ट्रेलर टीजर रिलीज हुआ है। फिल्म का नाम है गांधी वर्सेस गोडसे। उसमें गांधी जी का पर्सपेक्शन अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। ये दिखाया गया है कि गांधी जी कहीं ना कहीं एंटी हिंदू थे। क्या ये बीजेपी का एक नया मूव है, हमें कह सकते हैं एक नई चाल है, नया पासा है उनका, कि चुनाव से पहले किस तरीके से दूसरी पार्टियों को हम छोटा दिखा सकते हैं? देखिए साहब, मैंने ना तो मूवी देखी है, ना ही मूवी के बारे में मैंने अभी कुछ ज्यादा जाना है।
और बीजेपी क्या कर रही है इस बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियां हैं, वो कैसे क्या करेगी। लेकिन एक बात तय है कि जब भी हम इस भारत में और भारत से बाहर गांधी जी का नाम लेंगे तो उतने आदर और सम्मान के साथ लेंगे जितने आदर और सम्मान के साथ में हमें किसी भी अपने स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों का लिया जाना चाहिए। हम लोग निश्चित तौर पे हमेशा से अपने मनों में गांधी जी के लिए विशेष स्थान रखते हैं। अभी कुछ समय पहले एक मुद्दा आया था, राम सेतु है या नहीं है, राम सेतु है या नहीं है। उस पे एक हमारे महान एक संत हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता राम सेतु है कि नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज का जरूर पता है कि राम सेतु है। तो मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्म कैसी बनी है, लेकिन ये जरूर पता है कि निश्चित तौर पे इस भारत के हर व्यक्ति को गांधी जी का सम्मान करना चाहिए और वो हमें करना पड़ेगा। अब्बास जी, अब सवाल आप पर आया है कि कहीं ना कहीं हमारे फादर ऑफ नेशन बापू गांधी जी की इमेज को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी गई है या नहीं। देखिए, अगर गांधी जी की इमेज को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिन्हें सबसे पहले बापू कह के, राष्ट्रपिता कह के सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सेना के चीफ कमांडर थे और लड़ रहे थे, और वो तमाम करोड़ों भारतीय जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना है, उस पूरे देश की लड़ाई को ठेस पहुंचाना है। अगर गोडसे को आप आगे बढ़ाओगे, गोडसे का सम्मान करोगे, तो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का सबका अपमान है। अब अंग्रेजों की दलाली करने वाले बड़े हैं या इस देश में हिंदू मुसलमान साझा संस्कृति के लोग आजादी लड़ने वाले बड़े हैं, ये तय कर लीजिए, बात अपना स्पष्ट हो जाएगी। तरुण जी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, अपने अपने मत है। हालांकि जो लोग गॉडसे को लेकर के इस बात पे अलग अलग तरीके के अपने मत पे प्रस्तुत करते हैं, मैं दरअसल किसी भी ऐसी हमें डिबेट को करना भी नहीं चाहिए जहां गांधी जी जैसे महान व्यक्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा हो। ये कोई डिबेट का विषय नहीं है। गांधी जी की अब श्री राम को लेकर के आप डिबेट करने लगे, उनकी महानता को लेकर के डिबेट करने लगे, तो ये मूर्खता का प्रश्न होगा। कोई भी मूर्ख ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। मेरे ख्याल में ये कोई डिबेट का विषय नहीं। आइए जनता से कुछ सवाल लेते हैं। मेरा पहला सवाल सैयद काजी साहब से है, शिक्षा और तालीम के बारे में। एक शिक्षा जो आप लोग मदरसे में दे रहे हैं, एक शिक्षा वो जो स्कूल में डॉक्टर साहब दे रहे हैं, ये कैसी शिक्षा है? जब आपके ताजिए या धार्मिक आयोजन होता है तो हम हिंदू लोग आपका सम्मान करते हैं, खाने पीने का प्रबंध करते हैं। उसके विरोध में जब हमारे कभी यात्रा निकलती है देवी की, गणेश जी विसर्जन हो, राम बारात निकल रही हो, तो आप लोग पत्थरबाजी करते हैं। एक नुपुर शर्मा की सपोर्ट करने के लिए उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। एक लड़की जो उससे आप प्यार करते हैं, उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में भर दिया, उसके साथ रहा। ये कैसी शिक्षा आप लोग दे रहे हैं? भारत माता की जय। जी जी जी, आपका जवाब। आपने सवाल किया शिक्षा का, इसी शिक्षा के सवाल पर आपने माहौल भी खराब कर दिया। आपने नफरत का बीज बोया हमारे दरमियान में। ये शोभा नहीं देता आपके लिए। यहां प्यार और मोहब्बत की बात करने के लिए बैठे और आपने एक सवाल किया कि शिक्षा जो है आपके यहां और हमारे यहां की शिक्षा में क्या फर्क है। अरे वही मदरसे की शिक्षा कोई नई नहीं है। आजादी से पहले यही मदरसे थे जिन मदरसों के अंदर ज्ञानी झैल सिंह भी पढ़े, इनमें अडवाणी भी पढ़े। इन्हीं मदरसों के अंदर शिक्षा लिए सबने। यही मदरसे सब, इस एजुकेशन सब कुछ यही से चलती थी। ये तो आजादी के बाद में एक मदरसे और स्कूल की बुनियादें अलग-अलग पड़ गई, लेकिन जहां मदरसे चल रहे हैं उन्हीं मदरसों में सारी शिक्षा दी जा रही है। वहां गणित भी पढ़ाई जा रही है, वहां हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, वहां साइंस भी पढ़ाई जा रही है।
सारे मदरसों के अंदर ये एजुकेशन का बंदोबस्त किया जा रहा है। पता नहीं आपको कौन सी गलतफहमी हो गई कि मदरसे के अंदर जो है वो पत्थर मारने सिखाए जाते हैं और आप जो है पूजा करनी सिखाते हैं। बड़ी अच्छी बात रही भाई। आप हमें तो कह रहे हैं, आप अपने आप को कह रहे हैं हम पूजा करने वाले और हम एहतराम करने वाले, और मुसलमान पत्थर मारने वाला हो गया। अरे भाई कोई सोचो तो सही, भला क्यों पत्थर मारेगा मुसलमान? भाई वो मुसलमान के दिमाग में फोड़ा हो गया जो पत्थर मारेगा? अरे आप धर्म के नाम पर जो कुछ कर रहे हो, जितना सम्मान आप करते हैं आपसे ज्यादा सम्मान मुसलमान करता है। सबसे ज्यादा सम्मान मुसलमान करता है, हर धर्म वाले का करता है। इसलिए एजुकेशन में चाहे वो मदरसे की हो चाहे स्कूल की हो, फर्क आपके जहन की खराबी का है, एजुकेशन का कोई फर्क नहीं है। अतुल जी, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। आप खुद एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप ये बताइए कि मदरसा की तालीम मॉडर्न एजुकेशन की बराबरी कर सकती है? देखिए, समझना ये होगा कि मदरसे से आपका अर्थ क्या है। पहले मैं मानता हूं कि कुछ मदरसे ऐसे हो सकते हैं केवल जो दीनी तालीम देते हैं, लेकिन अब ऐसे मदरसे बहुत आपको मिल जाएंगे कि जहां पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। और उन मदरसों से पढ़कर बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर भी आए हैं। उन्होंने, कुछ लोगों ने IAS वगैरह की परीक्षाएं भी पास की हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है, जो मुस्लिम समाज को खुद देखना है कि अगर कोई भी मदरसा ऐसा है जिसमें केवल दीनी तालीम ही दी जा रही हो, उसको परिवर्तित करे वो, और उसको परिवर्तित करके उसमें दुनियावी तालीम भी जोड़ दे। और जहां तक हम ये देखते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये सर सैयद अहमद साहब ने भी शुरू करी थी, हमारे बीच में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। किस तरीके से दीनी तालीम के अलावा मुस्लिम समाज को दुनियावी तालीम की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ये महसूस करके ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी थी। तो आज जरूरत इस बात की है कि जिन मदरसों में केवल दीनी तालीम दी जा रही है, वहां पर दुनियावी तालीम भी दी जाए। और इसमें सरकार के भी बीच बीच में मैंने देखा है कि प्रयास हुए हैं, और उन्होंने जैसे मेरी तो पहली बात ये समझ में नहीं आती कि किसी भी मदरसे को सरकार जो एड देती है वो, या किसी भी मदरसे से ही मेरा मतलब नहीं है, किसी भी ऐसे धर्म के विद्यालय को जिसमें केवल धर्म की शिक्षा दी जाती हो, उसमें सरकार को एड देने का मतलब क्या है? पहली बात तो मतलब होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसके बाद सरकार ने एक नियम बनाया कि हम उन्हीं मदरसों को एड देंगे जहां पर दुनियावी तालीम भी होगी। तो सरकार की तरफ से भी पहल है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज की तरफ से हो रही होगी कि उसमें सभी मदरसों में दीनी के साथ तालीम दी जाए। और रही बात जहां तक आपसी बैर करने वाली, वो मैं नहीं समझता उसके कोई भी किसी भी मदरसे से इस तरह की तालीम दी जाती होगी कि आपस में नफरत पैदा की जाए। जी सचिन जी, अगला सवाल आपसे। हाल ही में हमने देखा है कि धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आए। कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज मजबूर तो नहीं कर रही कि सरकार की विफलता उन्हें धर्म परिवर्तन की ओर धक्का दे रही है? सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करूंगा कि उत्तर प्रदेश में नवंबर 2020 के अंदर धर्मांतरण कानून जो लाया है प्रदेश के अंदर, बहुत रोकथाम उसके बाद धर्मांतरण के और लव जिहाद के मामलों में वो घटी है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, जितने भी विधर्मी इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, मैं पिछले 5 वर्ष से यह समाज का काम देखता हूँ, और उस कार्य के अंदर मैंने महसूस किया लगभग 200 से ज्यादा लड़कियां, नाबालिग लड़कियां विधर्मी द्वारा शिकार हुई। और उन शिकार लड़कियों को मतलब 161 के बयान, 64 के बयान, वो फूट फूट के रोई, और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, जिस तरीके से हमें जाल में फंसाकर यहां से ले जाया गया, हमें ऐसी ऐसी जगह पे रखा गया। जो हम बात करते हैं तालीम की, तो जो जहां से तालीम मिलती है, जिन मदरसों में, जिन मस्जिदों में उन लड़कियों को रखा गया, वो सारी चीज आज आप किसी भी केस को मेरे से लिस्ट ले लो और आप थाने में जाके इंक्वायरी कर लो कि अगर वहां से आपके तार जहां जहां तक भी वो गए हैं और वहां तक अगर तार ना मिले तो आप जो कहेंगे मैं वो हारने के लिए तैयार हूं। दूसरा, इस देश के अंदर धर्मांतरण कानून अभी कुछ प्रदेशों में आया है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है, मेरा आग्रह है कि वो पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे राज्य है, पूरे देश में इस कानून को लागू करें, वरना कई लड़कियां हमारी नाबालिग और हमारी बालिग हमारे धर्म की वो बर्बाद होने जा रही हैं, और रोकथाम लगनी चाहिए, पूर्णता से रोक लगनी चाहिए इस पे। अब्बास जी, अगला सवाल आपसे।
हाल ही में हमने देखा कि सरकार ने भगवत गीता को एजुकेशन सिस्टम में लाने की कोशिश करी है। क्या ये चीज हर रिलीजन के लिए बराबर नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं तो फिर सिर्फ हिंदुओं को ये प्रेफरेंस क्यों? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थाने सर्जनम प्रार्थनाय साधु नाम विनाश का दुष्कृता धर्म संस्थापना धाय संभवानी युगे युगे। यही तो चाहते हैं हम लोग। समाजवाद का तो यही कहना है कि जब दुष्ट बढ़ जाए और गरीब गुरबा किसान और ये बैठा सामने मायूस नौजवान, इनका शिक्षा का देश का बजट 6%, 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ क्यों नहीं होता? 15%, क्यों 1 करोड़ रुपए में MBBS होगी? क्यों नहीं सरकार कराती ज्यादा से ज्यादा छात्रों को? छात्रों के हित पे हम चाहते हैं गीता लागू 100% हो, लेकिन किसी को गाली देने के लिए नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण के एक गीता पढ़ने चाहिए, समझनी चाहिए, लागू करो। गरीब गुरबा किसान जब उन पर जुल्म होगा तो ईश्वर की लाठी बेआवाज है, यही तो गीता कह रही है। कर लो। हुकूमत के बल पे कौरवों ने पांडवों को कुचलने की कोशिश की ना, तब ईश्वर की लाठी बेआवाज है। गरीब गुरबा किसान ये जो पिछड़ा है, कैसे जातिगत का? अरे आप कह रहे पसमानदा की बात कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना करा दो ना। जो पसमानदा सब निकालिए, चिन्हित करिए ना पसमानदाओं को। किसी को वर्ग विशेष को गाली देने के लिए और वोट ट्रांसफर करने के लिए 370 करे, स्वागत, बहुत अच्छा करा। सिविल कोड लागू करो, स्वागत। रिलीजियस कानून अलग रखो, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि NRC लागू करी। 19 लाख लोग निकले, मुसलमान 4 निकले, 15 और निकले, ठंडे बस्ते में चले गया सिर्फ वोट के लिए। और इस देश का नौजवान सवाल अपने भविष्य के लिए ना कर ले, ऐसा सरकारें काम कर रही है। देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये देश जो संविधान समाजवादी संविधान है कि संसाधनों पर सबका अधिकार समान होना चाहिए, ये नौजवान नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी? ये मुस्तकबिल के बच्चे कैसे बढ़ेंगे? राष्ट्र निर्माण ये करेंगे मेरे उपदेशों से, किसी के उपदेशों से राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। ये बच्चे बनेंगे, ये बच्चे तरक्की करेंगे, इनके लिए भविष्य सुरक्षित होगा, इनकी शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, तो देश का निर्माण सबसे हो जाएगा। तरुण जी, आपका जवाब। केवल शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पे ध्यान देना अति आवश्यक है। अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि शिक्षा का एक बजट ये बनाया गया और उससे ज्यादा उद्योगपतियों को के लिए बजट बना दिया गया। अरे जब तक उद्योग नहीं आएंगे तब तक ये नौजवान, जिन नौजवानों की आप बात कर रहे हैं, ये मायूस ही बैठे रहेंगे भैया। 15 लाख करोड़ माफ मत करो, मैं कह रहा हूं 15 लाख करोड़ माफ नहीं कर रही है सरकार। 15 लाख करोड़ तो समझने की आवश्यकता है। 15 लाख करोड़ अभी कल की बात है, इसी मेरठ की बात है। इसी मेरठ में कल कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, और वो इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पे आएगा, अभी उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ का एक बजट इन्होंने बनाया कि हम लोग टारगेट रखते हैं 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए, और केवल ईवी को लेकर के 2,35,00,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट यहां पे आ गया। और जब इन्वेस्टमेंट आता है और जब उद्योग क्षेत्रों में लगते हैं, अभी आप लोगों को इंफ्रा से भी दिक्कत थी। मैं देखता हूं कई बार डिबेट्स होती हैं तो उसमें आता है कि इंफ्रा केवल आप लोग सड़क बना रहे हैं, केवल सड़क। अरे जब तक सड़क नहीं बनेगी, जब तक इंफ्रा का सुधार नहीं होगा तो उद्योग स्थापित नहीं होंगे, और जब तक उद्योगों की स्थापना नहीं होगी तब तक ये जो मासूम और मायूस चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं नौजवानों के, ये मासूम और मायूस ही दिखाई देते रहेंगे। क्योंकि आप लोगों ने केवल एक नियत बना ली है कि सरकार सरकारी नौकरी दे। अरे सरकार सरकारी नौकरी कितनी देगी? हम लोग खुद आगे बढ़ करके मेहनत करके जब तक उद्यमी नहीं बनते, जब तक व्यवसाय नहीं करते, तब तक इस तरह के मासूम और मायूस चेहरे हमें दिखाई देते रहेंगे। सरकार कल भी कह रही थी, सरकार आज भी कह रही है, आज भी व्यापारों को स्थापित करना सरकार चाहती है, और उसके लिए हर संभव प्रयास सरकार अपनी तरफ से कर रही है। 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया केंद्र सरकार ने सरकारी उपक्रम के। ये कौन सा है? प्राइवेट उद्योगों को अब चलते हुए सरकारी उपक्रम कौन से बेचे गए और क्यों बेचे गए, उनके पीछे रीजन थे साहब। ये नौजवानों को नौकरी, ये 5 साल सेवा में मेरा देश, मैं मरूंगा, मैं शहीद हुआ, सरहद पर चली रहूंगा, 4 साल कर दिया, वीर बना दिए। अरे मेरे बच्चों को कौन देगा? पेंशन में थी, पेंशन खत्म। सवाल व्यवस्था में करिए, सवाल नौजवानों को पूछने का सरकार अगर पेंशन की बात, केवल पेंशन की बात कीजिए ना फिर। और अगर पेंशन की बात है, पेंशन जिन लोगों के लिए आवश्यक चीजें थी, मेरी सुनिए, जो व्यवस्था बनी है इस आम आदमी के लिए व्यवस्था बननी चाहिए, लेकिन इस आम आदमी के सवाल को, इन्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। इन्हें दूसरे कामों में लग जाओ और
ना जाति का जनगणना कराओ, पसमानदा की सिर्फ बात करो ना। पसमानदा की बात नहीं हो रही, केवल दबे कुचले और ऐसे वर्ग के लिए कहा गया। पसमानदा के लिए क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने? उसको समझने और पूरा स्टेटमेंट सुनने की जरूरत थी। बस पसमानदा के लिए केवल एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो भाई साहब का जवाब दूंगा, कि जो बात अभी इन्होंने कही किसानों की, तो किसानों ने 11 महीने आंदोलन चलाया, क्या मोदी जी ने वो कानून वापस नहीं लिया? सर्वोत्तम कानून जो किसानों को लगा कि भाई ये कानून जो है गलत बना दिया सरकार ने, तो मोदी जी ने उस फैसले को खुद वापस लिया सबके सामने, 11 महीने के बाद लिया, लेकिन लिया। और रही बात एनआरसी की, तो जो चीज उन्हें महसूस हुई कि ये गलत हो गया, तो उन्होंने वो चीज को एक्सेप्ट किया। आप बताइए देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो गलत बात को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर हो गई गलती उनसे? तो बताइए आप मुझे। मेरे भाई, आपका प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। ठंड में ठिठर के कई सौ किसान मर गए, पहले दिन ही कर लेते, तो इतना लंबा समय क्यों लगा दिया किसानों के लिए? आपने एनआरसी की बात करी ना, एनआरसी जब कोई चीज यहाँ लागू होने वाली है, एक चीज का अंतर था, अगर आप बोल कर एक चीज का अंतर था। दरअसल अभी जिन चीजों पे इससे पहले भी जिक्र आया, कई बार चीजों को समझने का अंतर होता है। समझ में नहीं आ रही, प्रयास किए गए समझाने के, किसानों को भी समझाने के प्रयास किए गए। अभी बहुत सारे अलग अलग टॉपिकों पे बात होने लगेगी, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कई बार चीजों को समझने का अंतर होता है। हमको ऐसा लग रहा था कि ये चीज सही है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये चीज गलत है, लेकिन किसान कितने समय तक वहां बैठा रह सकता था ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं वहां कौन बैठा था। क्योंकि किसान तो बेचारा अपने खेत में हल चला करके रोटी पैदा करके वो अपने गरीब बच्चों को खिला दे, उसके लिए वही बहुत है। उस किसान के पास इतना समय नहीं था मेरे भाई, वहां बैठ जाता। उस किसान और कौन और कैसे बैठा था अब्बास जी, ये भी आप जानते हैं अच्छे से और हम भी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो आंदोलन किसने चलवाया, किसके इशारे पे और किस तरह से चला, लेकिन देश की जनता का सम्मान करते हुए, उस किसान का पगड़ी पहने हुए, उस किसान का पटका पहने हुए, उन किसानों का सम्मान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कानून को वापस लिया। कानून गलत नहीं था, डिबेट अब भी हो सकती है। एमएसपी पे लोगों को भड़काया और बहलाया गया, फुसलाया गया, लेकिन अगर कायदे की बात हम करें तो कानून गलत नहीं था। कानून को वापस लेने का रीजन केवल उन किसानों का जो वहां पे दिखाई दे रहे थे और देश को बताया जा रहा था ये किसान वहां ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनको सम्मान देना रहा और कुछ नहीं था। जी गुप्ता जी, नहीं अब्बास जी, कानून अगर लागू हो गया ना, किसान तो मरेगा ही, छोटा मझोला व्यापारी दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, गिनती के लोग होंगे जिनके आप। जी अब्बास भाई साहब, इस बात को कहकर क्यों बार बार डराया जाता है कि छोटा और मझोला व्यापारी नहीं परेशान हो जाएगा, वो मर जाएगा? अभी तक कितने छोटे, एक बात देखिए, इतने ज्यादा परेशानी कुछ लोगों को है कि ये सरकार आई, ये सरकार हमको सरवाइव नहीं करने देगी, हमको जीने नहीं देगी, छोटा मझोला जो बीच का व्यक्ति है वो खत्म हो जाएगा। कहां से ये सब बातें आ रही हैं? कितना खत्म हो गया, इतने समय हो गया, प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी सरकार है, कौन खत्म हुआ? कोरोना जैसे वक्त में कुछ लोग, कोरोना जैसे वक्त में सरवाइव सरकार कर गई। मैं समझता हूं अगर कोई और सरकार होती तो घुटनों के बल टिक जाती। देश में राष्ट्र निर्माण से ऊपर कुछ नहीं, राष्ट्र निर्माण से ऊपर कुछ नहीं, ये मुद्दे देश के हैं, देश में सुलट लिए जाएंगे। जी अगला सवाल अतुल जी आपसे। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक बयान बहुत वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 3 वॉर हार कर हिंदुस्तान से अपना लेसन सीख चुके हैं। क्या ये बात उनकी अपनी ही पीएमओ की ट्वीट से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती? उनका पीएमओ ट्वीट करता है कि भले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि जो 370 एबॉलिशमेंट है वो हम स्वीकार नहीं करते। देखिए, पाकिस्तान का जो भविष्य है उसको एक रखने के लिए एक ही मुद्दा उनके पास है और वो है कश्मीर का। जब तक वो कश्मीर का राग अलापते रहेंगे तब तक उनके जो विभिन्न प्रांत हैं वो जुड़े रहेंगे, और जहां उन्होंने ये कश्मीर का मुद्दा छोड़ा वहीं वो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब रही बात जो शहबाज शरीफ साहब ने कही, तो मैं तो उस तरह से कहूंगा कि एक जो गंगा के अंदर खड़ा हुआ एक सन्यासी जो था, वो एक वहां पर बिच्छू जा रहा था, डूब रहा था, उसने उसको हाथ से पकड़ के निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश करी और बिच्छू ने उसको काट लिया।
तो स्वभाव बिच्छू काटने का नहीं छोड़ सकता। तो पाकिस्तान भारत से मुखालफत करने का, अदावत करने का कभी भी ये व्यवहार नहीं छोड़ सकता। अगर हम शहबाज शरीफ साहब के इस बात के ऊपर सोचते हैं कि उन्होंने कहा है और अब तो बस वो हमारे सामने हमारी बात मानने लगेंगे, नरेंद्र मोदी साहब की, माननीय प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल तारीफ करने लगेंगे और उनके हो जाएंगे, तो हमारा सोचना गलत है। जी रिजवी साहब, इस पर आपका क्या कहना है? भाई, पाकिस्तान पे कोई मुसलमान बोले मुनासिब नहीं, मैं तो इस पर कुछ बोलूंगा। पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं तो हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान तो बोलने से क्या दिक्कत है साहब? नहीं बोलेंगे, मेरी बात को पकड़ के क्या बना दें आप, इसलिए बेहतर ये है कि मैं ना बोलूं पाकिस्तान। नहीं, आप जो बोलेंगे वो वही बात दिखाई जाएगी। भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ मुसलमान को कुछ से कुछ बना दिया जाता है पाकिस्तान के बारे में। ये बातें ही तो डिफरेंस पैदा कर रही है साहब। भाई ये पाकिस्तान में ये कहीं किसी को कुछ नहीं बनाया जा रहा। नहीं बनाया जाता है, बनाया जाता है। हमने अपना राष्ट्रपति किसको बनाया? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल बिल्कुल इस्तेकबाल है। देखिए ना, इसमें कोई शुबा नहीं। देखिए ना कितना सुंदर जवाब। हाँ, अब मैं बोलूंगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में ये बता सकता हूं कि दो महान लोग हुए दोनों देशों में। एक ने हिंदुस्तान को एटम बम से लैस किया, उसको हिंदुस्तान ने अपना राष्ट्रपति बनाया। एक ने पाकिस्तान में एक ने किया, उसने उसको जेल में डाल दिया। सिर्फ दोनों देशों में ये फर्क है। जी, अगला सवाल सचिन जी आपसे। हाल ही में बॉलीवुड बॉयकॉट का ट्रेंड चालू हुआ है, जिसके बहुत अलग अलग कारण पता चल रहे हैं। कहीं देखा जाता है ये कश्मीर फाइल्स के लिए है, कहीं देखा जाता है ये शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग कारणों से इसको आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और किस हद तक जिम्मेदार है? देखिए, अभी धरना प्रदर्शन करना और ये सब चीजें तो हमारा कर्तव्य रहता है, तो हम करते हैं सड़कों पे आके। तो हमने तो वहां भी कहा कि भाई जो देश की मिनिस्ट्री है, जहां से सेंसर बोर्ड है, जहां से पास हो रही हैं, तो ऐसी पिक्चरें पास हो क्यों रही हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये जवाब कि जो मिनिस्ट्री है वहां पे इन पे रोकथाम क्यों नहीं लग रही? क्यों इन्हें एक राजनीतिक माहौल या मुद्दा बना के इनको पेश किया जा रहा है? और किसी भी धर्म की आस्था, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हिंदू धर्म की हो, किसी और धर्म की हो, किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी का नहीं है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी पठान पिक्चर आई, उस पर भी बवाल खड़ा हो गया कि वो इसमें भगवा रंग का जो है, जो हीरोइन है वो हिंदू धर्म से है जी, और हीरो उसके अंदर जो है मुस्लिम धर्म से है। तो मैं कह रहा हूं, धर्मों की बात कहां से आ गई? आप आस्थाओं को ठेस क्यों पहुंचा रहे हो, किसी की भी आस्था को? और क्यों हम शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं? क्यों हम जो है दीपिका पादुकोण का कर रहे हैं? क्यों हम किसी और पिक्चर कर रहे हैं? ये हमारी केंद्र की जो सरकार है उसे सोचना चाहिए। और इसके अंदर अभी आपने देखा होगा, जो जोशी मठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी एक अलग से बोर्ड बनाया है। उन्होंने भी जो है अभी घोषणा करी है कि हम अलग से इसके अंदर, मतलब क्यों ऐसी नौबत आ रही है जो हमारे शंकराचार्य भी जो है बोर्ड बना रहे हैं कि भाई हमारी आस्था को, ये व्यक्तिगत काम हमारा नहीं है, ये सरकार का काम है। और सरकार को पूर्णतः इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे भेदभाव बढ़ता है। और भेदभाव ऐसी चीजों में बढ़ता है जिसके अंदर हर धर्म की, आज बताइए, खेल बना के खिलवाड़ बना दिया है। कहते हैं बॉलीवुड पे जो है उन विधर्मियों का, उन जो बाहर के देशों से, जो पाकिस्तान या और भी देश हैं जिनकी यहाँ पे कभी राज चला करता था 93 के आसपास, ऐसे ऐसे लोगों का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। गुलशन कुमार की जब हत्या हुई, उसके बाद देखिए बॉलीवुड की पहली स्थिति कैसी थी, जहां धर्म आपका नहीं सचिन जी, फिर इस प्रकार तो एक नया माहौल बन जाएगा कि अगर हिंदुओं को ठेस नहीं पहुंचाना तो फिर भगवा मत पहनो, ऑरेंज मत पहनो, और अगर मुसलमानों को ठेस नहीं पहुंचाना तो फिर हरा मत पहनो। नहीं, तो अधिकार केवल हरे और भगवा का नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा माहौल चला पठान को लेकर, बहुत से लोगों ने कहा, मैंने भी कहा भाई पिक्चर रिलीज नहीं होगी, किसी हॉल में लगेगी नहीं। लेकिन आप देखिए, इतना विरोध होने के बावजूद भी पिक्चर हॉल में लग रही है, क्यों? तो मैं कह रहा हूं, अगर राजनीति भी ऐसी इस चीजों पर हो रही है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की राजनीति, चाहे वो किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी करे। एक सामाजिक बात अगर मैं करूं तो किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचती। अब्बास जी, आपका जवाब इस पर? देखिए, भगवा का सम्मान सब करते हैं। अब काश्मीर साहब बैठे हैं, मुसलमान के लिए दाढ़ी सबसे सम्मानित, तो अपनी दाढ़ी उस रंग की कर रखी है। अब क्या कहोगे इस पर, ये दाढ़ी ना रखे? भाई तो रंग किसी के बाप की बपौती नहीं, किसी की जागीर नहीं, हर रंग सबका है। हरा रंग मुसलमानों का तो सभी कटवा दे यहाँ से भी, या तो देखिए, स्वागत है। मैं बात कर नहीं, आपकी बात को आपका स्वागत है। सचिन जी, एक बार बोलने दीजिए, फिर आपको दोबारा बोलना। हमारे पीरो मुर्शिद, चाहे वो
देवा शरीफ हो चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, सबके यहाँ पगड़ी भगवाई पहनी जाती है। रंग किसी की बपौती नहीं है, हर रंग न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई बात की तो नुकसान सबका है। हजारों नदियां बह गई महासागर बनाने में, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, सबका है। इस थ्योरी को तो वोटों के लिए लड़ाओ मत। नहीं, आपने एक बात बहुत बढ़िया कही कि रंग सबका है, तो ये बात बोल के आपने पठान को डिफेंड कर लिया, बट तो पठान को डिफेंड गौरी खान करेगी ना, कश्मीर मैंने क्यों करा? शादी जिससे करी वो करेगी, उसकी ससुराल वाले करेंगे, हमसे क्या लेना देना? देखिए मैं तो केवल इस पे ये कहना चाहूंगा, इनका इनकी बात का जवाब मैं ये देना चाहूंगा, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया जी कि जो है भगवा जो रंग है वो सम्मान के हिसाब से कि जो है गाड़ी का कलर बताया, तो मेरा कहने का मतलब तो ये है भाई साहब, हमारा जब से इस देश में सनातन चला है, जब से ये कलर हमारा है, और हम गर्व से कहते हैं कि ये हिंदुओं का कलर है, और अगर कोई इसे पहनना और ओढ़ना चाहे तो स्वागत है उसका। देखिए इसमें मैं भी कुछ कह सकता हूं क्या? जी बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि जहां तक ये बात शुरू हुई थी, ये उस पठान के उस गाने से संबंध रखती थी, तो यहां पर जो मेरा दृष्टिकोण है बड़ा स्पष्ट है। ये अभी मैं सचिन जी की उस बात से सहमत हूं कि कोई भी प्रयास जो इस तरह का होता है कि जिससे कि कुछ आशंका हो कि जो धार्मिक किसी की भावना को ठेस लगती है, तो उसको देखना ये सरकार का काम है, और जो इसके लिए जो हम लोगों ने वहां पर बोर्ड बना रखा है ये उसका काम है। इसके लिए देखिए इसमें भगवा रंग की कोई दिक्कत नहीं है, भगवा रंग कोई भी किसी का भी है, सबका है भगवा रंग, लेकिन जो उसको जोड़ दिया गया बदनाम रंग से, आप कहते हैं उस गाने के अंदर बदनाम रंग, और उस लड़की ने, उस गाने वाली ने, दीपिका पादुकोण का या शाहरुख खान का कोई दोष नहीं, उनको तो पैसे मिले हैं, जहां नचाओगे ना नाच लेंगे वो, लेकिन उनके जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं और जो सरकार है, तीनों का दोष है कि ऐसा गाना जिसमें बदनाम रंग आ रहा है और वो जो हीरोइन है वो भगवा रंग पहने हुई है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है, इसको नहीं होना चाहिए था। जी बहुत बढ़िया। दोनों चीजें अलग अलग हैं। बात कश्मीर फाइल्स की हो या बदनाम ये जो शाहरुख खान वाली ये फिल्म है पठान, इसकी हो, दोनों चीजें अलग अलग हैं। किस प्रकार? देखिए अभी भाई साहब बता रहे थे, ये जो पठान है ये मूवी है, भाई साहब ने कहा वो जैसे नचाएंगे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स वो वैसे नाच लेंगे, लेकिन बात कश्मीर फाइल्स की हो तो वह एक अलग मुद्दा है। वहां क्या घटना घटित हुई थी और क्यों घटना घटित हुई थी, उन मुद्दों, उन पहलुओं पर बारीकी से हम लोगों ने खुद ने महसूस किया है। हमारे बीच में हमारी एक बहन है ममता सहगल जी, वो उस समय की साक्षी हैं जब एक सीमेंट के ट्रक में वो छुप करके कश्मीर से भाग करके यहां आई थी, बहन ममता सहगल जी। और आज वो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन अपना चलाती हैं। बात कश्मीर फाइल्स की है तो वह सच्चाई है, और उस सच्चाई को दिखाने से हमको डरना नहीं है, क्योंकि यह सच्चाई अगर कहीं ना कहीं हमारे मनों में यह विश्वास पैदा करेगी कि हमने जो गलतियां की हैं उनको रिपीट हमको नहीं करना है, तो उन सच्चाइयों को हमें दिखाना पड़ेगा, उससे हमें डरना नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि एक बात निश्चित है कि कटता है तो कट जाए, अब सारा जीवन संघर्षों में कटता है तो कट जाए, सारा जीवन संघर्षों में, कदम कदम पर समझौता अब मेरे बस की बात नहीं, बहुत समझौते कर लिए। कासमी साहब अगला सवाल आपसे, इसके बाद हम फिर ऑडियंस से सवाल लेंगे। एक सवाल आपसे ये रहता है कि सेक्युलर शब्द की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी आवश्यकता है, क्या इसका आप कुछ महत्व है या नहीं? इस वक्त ये मुल्क हमारा तकसीम हुआ है, मुल्क बटा, उस मुल्क के आजादी के वक्त में, आजाद हो जाने के बाद जो मुल्क का दस्तूर बना, आइन बना, उस दस्तूर के बनाने वालों ने और उस आइन के बनाने वालों ने जो मुल्क का कानून बनाया, वो मुल्क का कानून उन्हें सेकुलर बनाया, क्योंकि उस वक्त आवश्यकता जो थी वो उस वक्त की ये थी कि मुल्क में बसने वाली जितनी कौमें थी वो सारी के सारी कोई धर्म के नाम पर आजादी की लड़ाई न लड़ रही थी। पर सर सेकुलर वर्ड तो जोड़ा ही 1976 में गया है। नहीं, सेकुलर वक्त उसी वक्त जोड़ा है जब ये मुल्क का दस्तूर बना है। नहीं सर, उस मुल्क के 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था प्रीएम्बल में।
तो ये सेकुलर वक्त अगर जुड़ा है तो वक्त की जरूरत और वक्त के तकाजों के एतबार से जुड़ा कि मुल्क में बसने वाली जितनी कौमें हैं उन सबको हिस्सेदार माना है इस मुल्क की आजादी के अंदर। और मुल्क की आजादी में सारे हिस्सेदार हैं, उसमें किसी विशेष किसी एक बिरादरी का, किसी एक कौम का या किसी एक धर्म का नाम काम नहीं है। सबने मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर मुल्क को आजाद कराया। लिहाजा सबकी जरूरतें और सबके तकाजे सामने रखते हुए ये सेकुलर का लफ्ज जो है मुल्क की जरूरत के एतबार से जोड़ा गया है, जो मुल्क के तकाजों को पूरा कर रहा है, मुल्क में बसने वाले लोगों के तकाजों को पूरा कर रहा है। जी, ये जरूरत है हमारे इस मुल्क के बसने वालों की। आइए जनता से कुछ सवाल लेते हैं। सचिन सर, आपसे ये सवाल है मेरा, जैसे अतुल सर ने उस वक्त कहा था कि हिजाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर वुमेन्स और चिल्ड्रंस को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। तो अगर हम देखें 2000 इसी के एस्पेक्ट में 2011 का सेंसस देखें जिसमें बताया गया लिटरेसी रेट वुमेन्स का, मुस्लिम वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट 55% है, जबकि हिंदू वुमेन्स का लिटरेसी रेट 70% के आसपास है। जब वह कम है मुस्लिम वुमेन्स का लिटरेसी रेट, वो अगर पढ़ना चाहती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना चाहती है हिजाब पहन करके, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको दिया गया है 15 क्लॉज 3 में स्पेशल प्रिविलेज, वो आगे पढ़ना चाहती है, तो फिर इस पर इस तरीके की रुकावट क्यों लगाई जाती है कि आप इस तरीके का ड्रेस पहनेंगे? इस पर आपसे जानना चाहूंगा। आप देखें सर, आपने ये भगवा शॉल ओढ़ रखा है, सर आपने टीका लगा रखा है, हजरत आपने दाढ़ी रखी है, पजामा कुर्ता पहना है, टोपी पहना है, आप लोग तो पहने, हम स्टूडेंट पर पाबंदी क्यों? मैं बताता हम एक ही ड्रेस पहने। मैं बताता हूं जी, देखिए, शिक्षा एजुकेशन सबके लिए सामान्य है, ठीक है, और हम जितने भी लोग मंच पे बैठे हैं सबकी अलग अलग फील्ड है। अब देखिए, यहां जितने भी लोग बैठे हैं सबकी अलग अलग फील्ड है, और अगर कोई मुझसे ये कहे कि मंच पे आपको बैठना है और इसको आपको साइड में रखना है, तो मैं उस चीज के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले मैं इसको साइड में रखूंगा सम्मान के साथ, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी लोग बैठे हैं धार्मिक, उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी टोपी उतारिए। तो इसलिए जो छात्रों का काम है वो छात्रों से चलेगा। आपको शिक्षा इस चीज की, अगर आप थोड़ा सा झुक के चलेंगे तो शायद आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप ऊपर को चलेंगे। जी, और अगर आप सर उठा के चलेंगे, और जहां कहते हैं ना शरीर में जितनी ज्यादा, आप देखिए पेड़ देखिए, जितना लचकीला होगा उतना ये खड़ा रहेगा, और जितना ये सख्त होगा उतनी जल्दी आंधियों में गिरेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो शिक्षा का जो वो है, उसमें हम जब एक बात बताइए, शिक्षा में जा रहे हैं, हम अपने एजुकेशन में प्रिंसिपल को, टीचर को कुछ मान ही नहीं रहे हैं। जो आगे रूल और रेगुलेशन है, आज अगर सुभारती के रूल और रेगुलेशन जहां हम बैठे हैं, इसके रूल और रेगुलेशन अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा? रेस्ट्रिकेट कर दिए जाएंगे। अगला सवाल मानना चाहिए। अगला सवाल सर, मेरा सवाल आप सबसे है। सर, मैं हॉस्टल में रहता हूं और अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़का साथ में कमरा लेते हैं, पर अगर जैसे मान लीजिए एक हिंदू लड़के को नमाज से प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वही अगर वो मुस्लिम लड़का है उसे अगरबत्ती से प्रॉब्लम क्यों है? तो मैं आप सबसे इस बारे में राय जानना चाहता हूं। नहीं, यहाँ उल्टा भी हो सकता है, कम्युनिटी को बाउंस करिए। देखिए, सवाल किससे करा, पहले आप उसका नाम लीजिए, क्योंकि मंच पे 5-6 लोग बैठे। आप एक नाम लीजिए। सर, मैं किसी स्पेसिफिक से नहीं पूछा हूँ, जो इस बारे में ज्यादा ज्ञात रखता हो, ज्ञानी हो, वो इस बारे में बता सकता है। नहीं, मेरा तो कहने का मतलब आपसे यह है, अब बाकी आप बताइए। किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम है, धुएं से तो एलर्जिक प्रॉब्लम होती, तो वैसे तो अगरबत्ती मुसलमान सभी धर्मों में जलाई जाती, मैं तो समझता नहीं कोई पाबंदी लगाता हूं अगरबत्ती पे। आपने सवाल ठीक नहीं करा। अगरबत्ती से तो आजकल धुएं की एलर्जी भाई, मैं होती है, इसमें बाकी तो मजारों में अगरबत्ती चल रही है। इस सवाल के अंदर मैं तो आपसे एक बात यही कहना चाहूंगा, अगर किसी को एलर्जी है तो भाई कमरा बदल लो। आप एक कमरे में रह क्यों रहे हो भाई? अगर उस चीज को विवाद, जब आपके दो लोगों के विचार नहीं मिल रहे, आप तो एक विवाद खड़ा कर रहे हैं। नहीं, विवाद नहीं, अगर विचार नहीं मिल रहे तो मतभेद पैदा मत करो। अगर विचार नहीं मिल रहे जी, अगला शिफ्ट कर जाओ। जैन साहब, फोन वाले सर से बात करना, पूछना है क्वेश्चन। सर कह रहे हैं, आप बोल रहे थे कश्मीर फाइल में के बारे में बोल रहे थे, सच के बारे में 2002 में वो सच नहीं था। 2002 में जो कांड हुआ था वो सच नहीं था। कहां हुआ था कांड? गुजरात हाँ, गुजरात गोधरा में हुआ था। इनका कहना है कि जो 2002 की घटना है, क्या वो सच नहीं है अगर कश्मीर फाइल सच है? देखिए,
गुजरात की जो घटना है उस घटना पर पूरी सरकारी जांच हुई है और उन जांचों के आधार पे उनका निष्कर्ष निकाला जा चुका है। कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, सब चीजें हो चुकी हैं। लेकिन बात कश्मीर फाइल्स की हो रही थी। कश्मीर फाइल्स में जो उस समय पे हुआ था वह घटना अलग थी, और आप जिस बात को कर रहे हैं आप गुजरात वाली, उस पे कोर्ट द्वारा आदेश आ चुके हैं, जांच हो चुकी है और सभी चीजें हो चुकी हैं। और ऐसे में आई थी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं थी। हालांकि मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई वो नहीं, लेकिन ऐसे समय पे आई थी। जी अगला सवाल। सर मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी जो ड्रेस की बात चल रही थी कि सिविल कोड होना चाहिए, अगर हमारी बहनें या लड़कियां कभी पेपर देने जाती हैं तो उनके मंगलसूत्र, अंगूठी सब कुछ उतार दी जाती है, किससे ऐसा क्यों? आप नाम बताइए, आपका सवाल किससे? हाजी जी से। हाजी जी से, कासमी जी से सवाल है आप? शहर काजी जी से। ऐसा क्यों? अभी 2-4 दिन पहले हैदराबाद में भी ये घटना हुई है। अगर हिजाब पहन के हम स्कूल जा सकते हैं तो मंगलसूत्र पहन के, अंगूठी पहन के भी जा सकते हैं, तो हैदराबाद में क्यों उतारे जा रहे हैं? नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। गलत नहीं कह रहे सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। आपका सवाल नहीं, अगर किसी ने होना चाहिए। नहीं, अगर किसी ने किया है तो हिजाब की बात चल रही हो तो, अगर किसी ने किया तो गलत किया है, तो जहालत की हाँ बात तो है। फिर तो हिजाब के ऊपर इतनी बवाल क्यों होते हैं? हिजाब के ऊपर हम थोड़ी बवाल कर रहे हैं। नहीं आप नहीं कर रहे हैं, हैदराबाद में भी 1-2 महीने तक चला था। भाई बवाल आप कर रहे हैं, हम बवाल हम नहीं कर रहे हैं। हम तो भगवा पहनने में जो कोई दिक्कत नहीं है, हिजाब पहन के जाओ या भगवा में जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर उसमें कोई परेशानी की बात है? हिजाब के ऊपर क्योंकि हिजाब पहन के ही जाएंगे, ये क्यों है? अरे भाई जब वो कह रहे हैं कि हमें कोई हिजाब पहन के जाओ या मत जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो फिर हिंदू क्यों टेंशन पैदा कर तो फिर हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र क्यों उतारे जाते हैं? हमें नहीं मालूम, ये जो किसी ने किया है गलत काम किया। मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं इस बात का। इसका मतलब पूरी राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो सही बात है, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं राजनीति है। ये तो बहुत अच्छा, अपना सवाल खुद जवाब दे दिया आपने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। सर मेरा सवाल अब्बास जी से है। सर जैसे कि आप बोलते हैं कि अखिलेश जी ने ये किया और हमेशा मोदी जी, योगी जी में कमी निकालते रहते हैं उनकी सरकार में, डिबेट में। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार थी, जो दंगे जो हुए थे, उसमें तो आपने जो है ना अपनी सरकार के अंदर कमी नहीं निकाल दी बीजेपी के अंदर कमी। सर देखिए दंगे कैसे हुए सर, आप महंगाई का मुद्दा उठाते सर, आपके दौर में भी महंगाई थी। सर आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते सर, आपके दौर में भी बेरोजगारी थी। सर एक सवाल लीजिए बस। जी सर। जिस दंगे की बात आप कर रहे हैं, सारे देश को उस दंगों से प्रभावित किया गया था। उस दंगों के बाद फौरन 14 आना था, और 13 किस लिए हुआ? दंगों से देखिए, किसी भी अपराध का मोटिव ही होता है कि उससे किसको फायदा हुआ। अपराध आदमी अपने फायदे के लिए करना चाहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो हत्या किस लिए होती है? तो उसे डर होता है या उससे पैसे न चाहता। कोई भी अपराधी करता है फायदे के लिए। तो 2013 का जो भी अपराध हुआ उसका फायदा 14 में किसको हुआ? स्पष्ट हो, ये तो नीति है। क्या पुलिस हो, कोई मोटिव होता है, किसी भी अपराध का मोटिव उससे लाभ कमाना होता है, उसे नुकसान पहुंचाना होता है और खुद को लाभ करना होता है, डर की वजह से कुछ भी करके, डर दिखा के। अच्छा, पार्टियां 2001 में पार्टियां ऐसे करती हैं? हाँ, पूरी ऑर्गेनाइज तरीके का था। उसमें सरकारी रिपोर्ट भी आ गई, कमीशन भी बना, जैसे अभी गुजरात का बना था, वो कमीशन भी आया था, सारी चीजें हुई थी। लेकिन 2013 का दंगा ये इस दुआबा की संस्कृति में काला दाग था, बदनुमा दाग था। और मैं पॉलिटिकल, क्योंकि हम पॉलिटिकल नहीं चल रही थी, खतौली का चुनाव उस दाग को धोने का काम हुआ, उन्हीं लोगों ने, कवाल वालों ने धो दिया। जी अगला सवाल। हाँ बस मैं 1 मिनट त्यागी जी, मैं अब्बास भाई का जवाब दूंगा क्योंकि ये जनता का सवाल है। 2013 के दंगे में आजम खां के कहने पर जो 2 सौरभ और सचिन की हत्या हुई थी, जो कवाल कांड था, उसमें क्यों अपराधी छुड़वाए गए सपा की गवर्नमेंट में? क्यों? उस समय तो भाजपा की गवर्नमेंट नहीं थी, आपकी गवर्नमेंट थी, और आपने क्यों? बताइए, आप बताइए। भाजपा ने कराई थी, भाजपा ने हत्या कराई थी क्या? आप नहीं होता। कौन से राजनीतिक दल ने हत्या कराई थी? लोगों को सड़कों पर उतरना ही नहीं। वो हत्याएं जो है सपा की गवर्नमेंट में सपा के गुंडों ने कराई थी। और देखिए, अगर राजनीतिक उससे देखिए तो जो विधायक
जो भाजपा के विधायक या और जो वहां के जनप्रतिनिधि समाज के लोग थे, जब वह गए उन पे मुकदमे लगे, आज तक भी वो मुकदमे खत्म नहीं हुए हैं। मैं बता दूं आपको। जी अगला सवाल। एक बात और बहुत बढ़िया त्यागी जी, भाई साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि राजनीतिक पार्टियां इस तरह के काम करवाती हैं। मेरे ख्याल में जिस राजनीतिक दल से भाई साहब जुड़े हुए हैं, शायद वहां पे इस तरह का कुछ चलता होगा। जी मैं जहां अगला सवाल सर आपसे। सब जानते हैं, सब जानते हैं। ये एक बच्चे जो है ना, ये काका जो पढ़ता सब जानता है कि राजनीति में दंगों का लाभ कौन लेता है। कहने की निश्चित तौर पे हर तरह की दंगा कराते आप लोग वाले भी जी और दंगों से लाभ मिलने वाले। तरुण जी बिल्कुल। काजमी साहब से मेरा सवाल है, गांव में पढ़े लिखे हैं हम लोग, तो इंटर में जब हम शहर में आए तो एनसीसी हमने ले ली थी, तो एक पोलियो का प्रोग्राम चल रहा था, तारापुरी मोहल्ले की बात है। मैं इंटर में आया, गांव में तो ये मतलब नहीं था हिंदू मुस्लिम का, लेकिन शहर में आकर मैं पता चला कि हिंदू मुस्लिम भी एक मामला है कुछ यहाँ पर। तो एएनएम बहन जी को बुर्का पहनाकर एक तारापुरी मोहल्ला है वहां पर भेजा जाता है, उसमें हम कुछ एनसीसी वाले बच्चों को भेजा जाता है। तो हमें तो हिंदू मुस्लिम पे ऐसा नहीं पता था, लेकिन जब हम एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो उसमें से कुछ लोग निकलते हैं और हमें गाली गलौज करने लगते हैं। वो कहते हैं कि भाई पोलियो की ड्रॉप हम अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे। ऐसा क्या कारण है, क्यों मुख्य धारा में आना नहीं चाहते? फिर मैंने ये आके देखा कोविड वैक्सीनेशन पे कि मुस्लिम वर्ग ने कोविड वैक्सीनेशन को नकार दिया कि भाई हम इसको नहीं लगवाएंगे। ऐसा क्या कारण है कि आप मुख्य धारा में नहीं आना चाहते हो? सरकार की नीति हो, सरकार की जो है, जो बनाई है इन्होंने, वैक्सीन बनाई है, आपकी मालूमात गलत है। असल में वैक्सीन आप यूनिसेफ का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, बाकायदा मेरा फोटो छपा हुआ है सर, और उसमें बाकायदा एक तहरीर मौजूद है कि कारी साहब ने पोलियो के मसले के अंदर कितना ताउन किया और किस किस महल्ले में जाकर पोलियो की खुराकें पिलवाई। सर मेरी आंखों देखी बात है। अरे आपकी आंखें, मैं तो बता रहा हूँ, बाकायदा सबूत किताब के एतबार से यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट छापी बाकायदा और फोटो के साथ छापी है कि मुसलमानों के अंदर पोलियो की खुराक पिलवाने के अंदर कारी शफीकुर रहमान ने क्या किरदार अदा किया और इनके साथ सारे मुसलमान लगे। निश्चित तौर पे सर, किसी जाहिल मुसलमान ने कोई विरोध किया होगा तो आप अकेले लेके पूरी कौम को आप कह रहे हैं। पूरी कौम के कहने का क्या मतलब है? सर पूरी कौम को नहीं कह रहा हूँ मैं, आप तो कहते रहे पूरी कौम को, पूरी मुस्लिम कौम से रिपोर्ट किया है भाई साहब। जब इसमें इतना आपका जो सवाल था ना, पूछा केवल सवाल, आपका जो सवाल था, मैं आपको बता दूं कि पूरे नहीं, लेकिन कुछ मोदी जी के फैसलों को नहीं मानते, इसलिए वो लोग जो है वो उस चीज पे ऐतराज करते हैं कि मोदी जी जो भी कुछ करेंगे। सही कहा भाई साहब ने कि पूरी को नहीं, हाँ कुछ लोग नहीं मानते कि कोई भी अगर यहाँ मोदी जी किसी चीज काम को देश में करेंगे तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। पोलियो का मोदी जी से, पोलियो का तो मतलब ही नहीं मोदी जी से। पोलियो की नहीं, तो मैं किसी ये इन्होंने उसकी बात की, कोविड वैक्सीन की भी बात करी। अगला सवाल, अगला सवाल। सभी को मेरा सादा प्रणाम, आदाब। बहुत सारे मुद्दे पूछे गए, कहीं गोरक्षा के ऊपर, कहीं हिंदू मुस्लिम के ऊपर। मेरे ख्याल से ज्यादातर, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहां पर सभी जातियां हैं, हिंदू भी मुस्लिम सभी तरह के, पिछड़े स्वर्ण सभी लोग हैं। मगर ऐसा क्यों कि जो मौजूदा सरकार है उसकी भाषा शैली कश्मीर में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, कलकत्ता में कुछ और है, बंगाल में, साउथ में कुछ और है, राजस्थान में कुछ और है। मुद्दे बदल क्यों जाते हैं स्टेट के हिसाब से? और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इतना फोकस जो करा जा रहा है रंगों पर और जानवरों पर और तरह तरह की चीजों पर, वो मेरे ख्याल से, किससे आपका यह सवाल? मेरा सवाल उनसे है जिसको मेरी बात, जैसे जिसने रंग के बारे में बात करी वो रंग पे जवाब दे, जिसने गोरक्षा पे बात करी वो गोरक्षा पे जवाब दे। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है अतुल जी, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है, सर बैठे हैं सामने, सर ने मेरठ को इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी दी है, यहां से इतने लोग पढ़ के निकले, इतने डॉक्टर बने हैं। मेरा मानना यह है कि ये जितने मुद्दे थे ये स्टार्टिंग के मुद्दे थे। आज का जमाना है सोशल मीडिया का, साइबर का, और बहुत एडवांस जमाना है। मेरा मानना यह है कि आज की मौजूदा डिबेट जो होनी चाहिए वो आज के ट्रेंड के हिसाब से होनी चाहिए। बच्चे अब किताबों से नहीं, मेरे ख्याल से कंप्यूटर लैपटॉप से पढ़ते हैं, और डाटा अब रजिस्टरों में नहीं, आई क्लाउड पे दर्ज होता है। जी अतुल जी आपका तो वो चीजें क्यों नहीं चेंज हो रही? जी मैं जो समझ पाया हूं, आपका जो मूल प्रश्न था वो ये था, वर्तमान सरकार जो है वो अलग अलग प्रदेशों में जब अपनी बात रखती है तो अलग अलग मुद्दे क्यों होते हैं। मेरे ख्याल से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार
प्रश्न है कि सरकार को भी कोई राजनीतिक दल चलाता है, और सभी राजनीतिक दलों की ये स्थिति है कि वो जिस प्रदेश में जाकर अपनी बात को कहते हैं, जहां पे जाके उनको वोट चाहिए होती है, इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करते हैं, तो वो वहां के मुद्दों को, जिसको कि उनको लगता है कि वहां ये बात हमारी क्लिक करेगी, वो बात कहते हैं। तो हमको थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा सरकार और राजनीतिक दल में। ये अवश्य है कि सरकार भी कोई राजनीतिक दल ही चला रहा है, लेकिन सरकार कहीं जाके अलग अलग मुद्दे नहीं लेती है। सरकार का तो मैं समझता हूं कि मुद्दा हर जगह का जो वास्तविक मुद्दा है वही होता है, लेकिन जब वो राजनीतिक दल वहां जाता है, जैसे कि हम वर्तमान सरकार की बात करें, तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो वो जाएगी, उसको तो अगर जाएगी वहां पर बंगाल में, तो उसको तो वहां का बंगाल का इलेक्शन जीतना है, तो वहां पर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करेगी। वो कहीं और गुजरात जाएगी तो कुछ और बात करेगी। तो ये स्वाभाविक है, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, तो मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के साथ है। जी, हमारे बीच में अब्बास साहब बैठे हैं, और भी लोग जो भी विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, वो बात स्वीकार करेंगे कि वो अपने जहां से उनको वोट मिल सकता है उन मुद्दों को उठाते हैं। देखिए, सवाल जो आपका, एक मिनट रोक के कह रहा हूं, तो आपके दोनों सवाल का जवाब देता हूं। पहली बात गाय की, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार होने के बाद भी आप ये देखिए गो कटान किस तरीके से, कई गोकशी में तो मैं गया हूं जिसके अंदर हुई है, इतना सख्त जो है होने के बावजूद भी अगर गोकशी हमारी कहीं ना कहीं अब भी हो रही है। सर्दियों का पीक टाइम होता है, पहली चीज। और रही बात बंगाल की, तो आप जहां जैसे गोकशी यहां होती है, ऐसे वहां पर जब बंगाल का चुनाव हुआ था, चुनाव के तुरंत बाद हिंसा हुई, और इतनी भयंकर हिंसा हुई, आप देखिए उसके अंदर उठा के केवल हिंदुओं को मारा काटा गया। मैं आपसे किसी कम्युनिटी को ब्लेम एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के ये कहूंगा कि बीफ एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, लाइसेंस देता है अपेडा, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसको यूनियन मिनिस्टर चलाते हैं। यूनियन मिनिस्टर बीजेपी के हैं। जब यूपी के अंदर इसका कानून इतनी सख्ती से बनाया जा रहा है, तो फिर इसका लाइसेंस दिया ही क्यों जा रहा है इस देश के किसी भी राज्य में? मैं तो कह रहा हूं पूरे भारत में बनना चाहिए, तो मैं वही देशों में बनना चाहिए। मेरा सवाल, हमारी गौ माता है, और जो मानने वाले लोग हैं, मेरा सवाल वो हम तो आपकी जो सवाल है, मैं आपने जो कहा, आपके सवाल पे एक चीज मैं सचिन उसी पे बोल रहा हूं मैं। आप पूरे मेरा, देश में आप मेरा ना थोड़ा सवाल अदरवाइज ले गए। मेरा कहने का मतलब ये था, सिर्फ मेरा मोटिव ये था कि ये जितना मसला है, जो मुद्दा है, वो चाहे रंग पे हो, चाहे वो गाय पे, ये आपको भी समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा कि ये तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट का मोटिव है। बिल्कुल नहीं है। आपका हमारा घर जो चलेगा वो व्यवसाय से चलेगा, मुद्दे की बात होगी, ट्रेंड की बात होगी, अगर समाज कल्याण की बात होगी तो उसमें अपना दिमाग लगाइए। बाकी इन समाज कल्याण, ये जो बात, ये जो सब चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं समाज कल्याण से संबंधित है। मूर्ख यहाँ नहीं बैठे सर, और ना ही मूर्खों का सम्मेलन। पहले सुन लीजिए, बहुत बोल लिया, सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि मूर्खों का सम्मेलन और सब मूर्ख बैठे, समाज कल्याण के लिए ही हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। बात गौरक्षा की थी, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग गौ आधारित कृषि और गौरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं। आज हमारी जो औसतन आयु है, जो उम्र है, वो घटती जा रही है। उसके पीछे जो जैविक कृषि के माध्यम से हमको भोजन प्राप्त होता था, जो प्राकृतिक कृषि के माध्यम से प्राप्त होता था, वो अब प्राप्त नहीं हो रहा। अब हमें वो जहरीला पेस्टिसाइड वाला हमको अन्न प्राप्त हो रहा है। हम लोग बार बार इस बात को समझाते हैं और कहते भी हैं कि हमको समझना पड़ेगा कि गाय के दूध के अंदर A2 और B12 ये गाय के दूध के अंदर ही मौजूद है। इसलिए हम लोग जहर को त्याग करके गाय की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, गाय से जो हमें गोबर प्राप्त हो रहा है और गाय से जो गौमूत्र प्राप्त हो रहा है, हम जो जहरीले पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं कृषियों में, उसका उपयोग ना करते हुए अगर हम इसका उपयोग करें तो पहली बात लागत नहीं आएगी, और दूसरी बात इससे प्राप्त जो अन्न होगा उसे पाकर के हमारा नौजवान, हमारा बालक एक स्वस्थ जिंदगी को जिएगा। तो हम लोग यहाँ इन्हीं विषयों पर इस समाज को कैसे अच्छी तरह चलाया जाए और कैसे अच्छाई। जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत। मेरा जो मैं समझो ये सारे नौजवान बैठे हैं, इनका कहने का मसला यह है कि जो मसले बनाए जा रहे हैं, जब केंद्र सरकार मौजूद है तो बैन कर दे एक दिन में। नाटक नौटंकी क्यों हो रही है? कोई एक हिंदुस्तान, आप आवाज उठाइए, आप आवाज उठाइए, आवाज आप उठाइए, आवाज से कानून बनेगा, आप उठाइए आवाज, टुकड़ा बाहर नहीं जाएगा। आप उठाइए आवाज, आप सपा की गवर्नमेंट, भैया भैया आप समाजवादी पार्टियों कहिए आंदोलन करें, जगह जगह आंदोलन करें, एक टुकड़ा मांस हर जिले में आप
धरना प्रदर्शन देखिए, बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी गल्फ जाते हैं तो साइन करता है शेखों के साथ बैठ के बलगाई करके कि हम भेजेंगे ज्यादा से ज्यादा मास्क, और यहाँ बताते हैं लोगों तक जब लोगों को वही जब मास्क माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई नहीं, मैं बैठा दूंगा भाई आपको। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे समझदार बिल्कुल, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं आपकी बात करने को तैयार हूँ। बाकायदा मोदी जी से इंडिया ने क्रांति हुई, बाकायदा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है इंडिया में। पिंक रेवोल्यूशन दुबई गल्फ एक्सपोर्ट। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि आज भी हमारे देश में क्या अंग्रेजों का राज है? अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं हम? हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है, जो सरकार बनी है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी के हैं। उसमें एक ही जाति के थोड़ी होते हैं कि आज हम पचमंदा। आप सवाल पे आइए, आप सवाल पे आइए। अब मैं सवाल ही कर रहा हूँ। अब से पहले एक कौम के नाम लेकर क्यों प्रधानमंत्री जी को 2014 से आज 2023 चल रहा है, अब से पहले याद नहीं आई? देश में तो सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है। देश को आजाद कराने वाले हमारे सभी भाई, सभी ने अंग्रेजों से आजाद कराया देश को। किससे सवाल है आपका? मेरा इनसे सवाल है जो तरुण जी, तरुण जी हो, हमारे सचिन जी हो, देश में प्रधानमंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, क्यों सब समाज की बात क्यों नहीं करते भाई? आपका मौका। आप तो बहुत समझदार व्यक्ति ये जो पचमांदा का विषय आया है, पचमांदा का जो ये है, आप ये बताइए, पचमांदा का जो विषय है ये कौन से समाज से, कौन से धर्म से? आप भी है ना पचमांदा से? देखिए, जब बात कभी भी पिछड़ी, दबी कुचली दलित जाति की होगी तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों को परेशानियां होंगी, ये हर कोई जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा महसूस किया कि कुछ लोग कहीं दबे, कहीं इस रास्ते पे नहीं आ पाए जो पूर्णतः उनको उभार सके, तो उनको उभारने की बात की इसमें गलत किया गया। और दूसरी बात, पसमानदों को लेकर के तो आपसे पहले भी 3 बार बहुत बड़े बड़े है जी। अब भी कौन सा देर हो गई? अब कौन सा देर हो गई? अभी 24 बहुत बड़े आंदोलन और रहे प्रधानमंत्री, 6 साल मिल रहे हैं। अभी आपके अलावा और भी लोग को किया था ना, 3 बड़े आंदोलन हुए थे ना, 70 के दशक में हुआ, 90 के दशक में हुआ, अली साहब ने किया था, उसमें क्यों नहीं करवाया फिर आप लोगों ने? और अगर आज कोई करने के लिए कह रहा है उसमें भी ऑब्जेक्शन है, हद हो गई जी। आखिरी सवाल। अब तो सब लोग राष्ट्र निर्माण की बात करो, सभी धर्म जितने भी हैं, अब राष्ट्र की बात करो जी। संविधान खत्म कर दो सर। हमें बहुत बढ़िया, आपने एक अच्छा सजेशन दिया है भाई सईद जी। मैं ऐसा मानता था कि आप पूर्व में शायद पार्षद भी रहे हैं और संविधान को खत्म करने जैसे इन शब्दों का उपयोग आप कर रहे हैं। जी जी, बड़ा दुखद है भाई। आप कह रहे हो ना संविधान कहाँ रह गया? सर, अतुल सर से मेरा क्वेश्चन है कि हम जिस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय का अहम योगदान बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए क्या रहा, और साथ ही साथ ये और बेहतर करने के लिए अपना क्या मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रहे हैं आगे? देखिए, मैं स्वागत करता हूं आपका। ये विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से थोड़ा सा अलग है। अगर मैं कहूं कि मैं आपको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा हूं तो ये सही नहीं है, क्योंकि सभी विद्यालय अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मैं किसको कहूंगा कि अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं? मैं मेडिकल की आपको पढ़ाई कराता हूं तो वो मेडिकल काउंसिल के, नेशनल मेडिकल काउंसिल के नियमों के अंतर्गत कराता हूं। ऐसी डेंटल की सारी काउंसिल बनी हुई है, सरकार की काउंसिल है, उसी के द्वारा जो शिक्षा का पाठ्यक्रम बताया गया वो मैं आपको देता हूं। लेकिन फिर भी मेरे विश्वविद्यालय में यानी कि सुभारती विश्वविद्यालय में और अन्य विश्वविद्यालयों में अंतर है। और अंतर क्या है कि यहां मैं आपको शिक्षा अकेली नहीं दे रहा हूं, मैं आपको शिक्षा के साथ संस्कार दे रहा हूं, मैं शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता दे रहा हूं, मैं शिक्षा के साथ आपको सेवा की भावना दे रहा हूं। आप इस परिसर में जितने हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो लोग भी हैं, वो जानते हैं कि आप इस पूरे जब विश्वविद्यालय का भ्रमण करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे प्रदेश के जितने भी भारत के अंदर जितने प्रदेश हैं, जितने धर्म हैं, जितने जातियां हैं, उन सब के संबंधित जितने भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए, जिस देश के अंदर ऊर्जा भरने के लिए काम किया, उन सब के आपको यहाँ पर नाम मिलते हैं। और उनके साथ आप उनका नाम
पढ़ते हैं ये आपको संस्कार दे रहा है। जब आप यहाँ से शिक्षा लेके जाएंगे, आप कहीं डॉक्टर बनेंगे, कहीं वकील बनेंगे, कहीं शिक्षक बनेंगे, कहीं व्यवसाय करेंगे, तो आपके उस कार्य के अंदर आपके इन संस्कारों का पुट होगा और वो समाज को जो दिशा देगा उसका अविस्मरणीय योगदान आपके द्वारा दिया जाएगा। और रही बात ये कि और मैं क्या आगे सोचता हूं, क्या करता हूं, तो प्रतिदिन यहां तो कुछ ना कुछ विकास की बात होती है। हमारा अस्पताल है, अस्पताल में नए नए उपकरण आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, नई नए जो इलाज के तरीके हैं वो आते हैं। अभी पिछले ही कुछ दिनों में हम लोगों ने यहाँ पर कैंसर के उपचार के लिए हमने एक ऐसी मशीन लगाई है जो भारत के अंदर चंद जगहों पर भी है, दिल्ली और बंबई जैसे एक दो जगहों के अलावा हर जगह नहीं है। और उससे बड़ी मेरठ तो क्या आसपास के पूरे उत्तर प्रदेश में या कहीं पर ऐसी मशीनें नहीं है। उन मशीनों के साथ जो हमने इसमें जोड़ा है सेवा का भाव। सेवा का भाव यह कि देखिए कैंसर का मरीज होता है, अगर मान लीजिए वो कहीं उसकी जेब में पैसे हैं तो कहीं भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब आदमी जो कैंसर का होता है वो कहाँ जाएगा? सरकारी अस्पतालों में 6 महीने में 8 महीने में उसका नंबर आएगा, पता चलेगा जब मरीज ही नहीं रहा तो उसकी सिकाई कहाँ होगी। तो इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो हम ये कार्य कर रहे हैं वो सब आप लोग देख रहे हैं, वो सब चीज आप हमसे ग्रहण कर रहे हैं। कल आप भी डॉक्टर बनेंगे, आप भी अपना कोई व्यवसाय चलाएंगे तो आप भी सोचेंगे कि हमें जो समर्थ वर्ग है उसका तो करना ही करना है, कि कहीं से पैसा आएगा नहीं तो आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप गरीब लोगों के, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं या सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनका भी ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे विश्वविद्यालय का योगदान है जो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए बायनोकुलर्स न्यूज।